Hello everyone, welcome back to our channel all about mathematics for CSIR नेट एंड गेट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओडी। ठीक है, ओडी जिसका आज है लेक्चर नंबर 1। आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, और ओडी कितने टाइप की होती है और किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह फॉर्मुलेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर हम पूछें, पहले इंडिपेंडेंट देखते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम ओडी की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें dy/dx टाइप की क्वांटिटी आएगी। तो इसमें क्या इंडिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंट है, पहले हम ये जानते हैं, फिर ये बनती कैसे हम ये देखेंगे, फिर अपने से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और फिर इसको एंड करेंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोलते हैं, पहले ये देखेंगे। तो पहले जनरल सी चीज़ अगर हम पूछें आपसे, तो आप बोलेंगे कि इसमें हम पूछें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। और अगर इसी इक्वेशन को हम इस तरह लिख दें, dx/dy=1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अगर इसको dy=dx लिख दें, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे इसके नीचे x है, इसका मतलब हमारा x जो है इंडिपेंडेंट है, y जो है डिपेंडेंट है। यहाँ पे नीचे y है, तो यानी y जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है और x जो है डिपेंडेंट है। यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन है, ये तीनों एक ही इक्वेशन है, इक्विवेलेंस है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया और यहाँ पर y जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। जब इक्वेशन एक है तो सॉल्यूशन भी एक ही होना चाहिए। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो हमेशा इसी को इंडिपेंडेंट x को ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिपेंडेंट x है तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट ऑफ x ही होना चाहिए था। ये y कैसे हो गया, तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये dy/dx है तो यहाँ पे x नीचे है। जो आप लोग बताएं देख के आप यही जवाब देने वाले हैं। लेकिन ये जो है थ्योरी, ये 90% केस में फिट बैठती है, 10% केसेस में ये फेल हो जाती है, जिसमें से एक केस ये भी है। ठीक है, तो हम किस तरह बताते हैं कि कोई कोई पॉइंट या मतलब कोई जो हमारा x है, y है, z है, t है, ये वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट है और कब ये डिपेंडेंट है। तो वो हम सिर्फ बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जब हमें दिया गया y इज इक्विवेलेंट ऑफ y ऑफ f(x) या दिया गया हो y इज इक्वल टू f ऑफ x। जब ये दिया जाता है तब हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ से x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है, y जो है वो डिपेंडेंट है, और किस पर x पे। यहाँ से पता चलता है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है, y जो है हमारे पास डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम dy/dx लिखें या dx/dy लिखें या dy=dx लिखें, तो इन सभी केसेस में हमें दिख रहा है कि हमारा जो x है वो इंडिपेंडेंट है, y जो है ये डिपेंडेंट है। तो ये हमारे डिसाइड नहीं करता, ये 90% केस में सही बैठता है, लेकिन 10% केसेस में हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है दिखने के लिए। तो हमें जो है हमेशा से सही चीज़ पर फोकस करना चाहिए। ये 90% है, अगर हम क्वेश्चन आ गया हमारा 10% वाले से, हम लोग क्या करेंगे, तो हमें क्या करना, हमेशा जो एकदम सही है सटीक चीज़ें वो हमें देख कर चलनी है। तो हमारी डेफिनेशन देखते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है, पहले देख लेते हैं। द वेरिएबल, ये वेरिएबल्स फॉर विच द डोमेन इज डिफाइंड इज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल की देखते हैं। द वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन independent
variable is called dependent variable। इसमें क्या है बताया है, इसमें बताया है कि जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं या डोमेन के एलिमेंट होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट होते हैं। ये जो हम x लेंगे वो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं यहाँ पे, और y जो होता है वो इसका आउटपुट आता है निकल के, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, या रेंज बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप डोमेन कोडोमेन अच्छे से जानते होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले हम लोग, एक सर्कल का पैरामीटर निकालते हैं, तो पैरामीटर क्या है 2 पाई r होता है। अब यहाँ पे क्या हम r की वैल्यू रखते हैं, r की वैल्यू 1 रखा तो p हमारे पास 2 पाई आया, r की वैल्यू हमने 2 रखा तो पैरामीटर जो हमारे पास 4 पाई आया, एंड सो ऑन, इस तरह जाता जाएगा। यहाँ पर हम जो अपने मन से क्या रख रहे हैं, यहाँ पे r की वैल्यू, जब r की वैल्यू अपने मन से रख रहे हैं, ये डोमेन का एलिमेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट है। और ये p जो है हमारा, जो अपने आप हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, जो अपने ले रहे हैं वैल्यू, उसके बाद हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है, वो हमारा कोडोमेन का एलिमेंट बोले तो रेंज का एलिमेंट बोले तो डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, या बोले तो एक्स और वाई बोले तो यहाँ पे एक्स जो होता है ये हमारा डोमेन होता है, ये वाई जो होता है ये हमारा रेंज होता है, ये बोले तो यही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब हम देखते हैं कि dy/dx क्या होता है। अगर हम एक ग्राफ लें, जैसे हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, ये कर्व क्या है x, f(x), a, f(a) दिया गया है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट x है। अगर इस पर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। मतलब ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो अगर हम x को a की तरफ टेंड करें, x टेंडिंग टूवर्ड्स a, अगर x को हम a की तरफ टेंड करते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये इस तरह खिसकता जाएगा, तो ये हमारी नीचे आती जाएगी। किस तरह आएगी, जैसे कि ये है, ये हमारे पास a था, अगर ये हमारे पास यहाँ x यहाँ से शिफ्ट होकर x यहाँ पर आ जाए, x यहाँ पर आ जाए, तो ये जो हमारी लाइन ऊपर थी ये हमारी कुछ इस तरह हो जाएगी, इस तरह आ जाएगी कुछ कर में, और पास लाएंगे तो और आती जाएगी। इस तरह होते 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 यहाँ पे टेंजेंट बना लेगी। ठीक है, इस तरह टेंजेंट बना लेगी, और ये इसका ये जो यहाँ से बनता है एंगल थीटा, ये होता है हमारे पास tan थीटा, ये स्लोप होती है हमारे पास। ठीक है, तो और अगर हम बोलें कि यहाँ पर अगर हम ये इस जो लाइन दी गई है, ये पॉइंट A और पॉइंट B, इन दोनों की अगर हम दूरी निकालें, या बोले तो ये m का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, y - y1 = m, x माइनस का x1। अगर ये बोले तो ये कैसे निकलेगा, ये इसको ये x1 y1, x2 y2, या फिर x y1, तो इसमें क्या बन के आएगा f(x) माइनस f(a), ठीक है, = m, x माइनस का a, तो ये क्या f(x) माइनस f(a) अपॉन में x माइनस a = m। ठीक है, हमारे पास यही बन के आया, ये tan थीटा है। अगर हम बोले कि f' निकालना है एट x = a पर, तो आप लोग जो है जो फार्मूला बताएंगे डिफरेंशिएशन का वो यही होगा, f(x) माइनस f(a) = x माइनस का a, यही होगा। यही हमारे पास f' होता है, यही हमारे पास डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, किसी पॉइंट पर, ठीक है, अगर ये इस पॉइंट पर बात करें तो a पर एक टेंजेंट बनेगा, ठीक है, एक टेंजेंट बनेगा जिसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप है m, ये tan थीटा है,
इसी को dy ओवर dx से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पॉइंट का होता है टेंजेंट। इसी को dy बाई dx कहते हैं, डेरिवेटिव कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है यूनिक होती है, ये टेंजेंट जो होती है वो यूनिक होती है। ए पर जो टेंजेंट बनेगा उसका जो स्लोप होगा उसी को dy बाई dx बोलेंगे, ठीक है। ए पर जो टेंजेंट बनेगा उसका जो स्लोप होगा उसी को dy बाई dx बोलेंगे। और अगर हम ये बोलें कि ये जो होता है इसके जो सॉल्यूशन जो होते हैं ओडी के जो सॉल्यूशन होंगे या डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो हमेशा जो होते हैं ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, CTS, ठीक है। ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, याद रखना। ऑलवेज कंटिन्यूअस क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो dy बाई dx होता है ये डिफाइंड होता है एक स्लोप पे, द टेंजेंट लाइन ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a पर, ठीक है। इस वजह से ये जो होता है कंटिन्यूअस होता है। अगर कोई चीज़ डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगी, ठीक है। डिफरेंशिएबल जो होता है वो कंटिन्यूटी को अप्लाई करता है, ये बात याद रखना। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो एक था, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था और डिपेंडेंट वेरिएबल वो हमारे पास एक है, तो ये सिंपल ODE हो जाएगी। और dy बाई dx की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज इन y with respect to change in x यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है जितना x में चेंज हो रहा है उतना y में चेंज हो रहा है। यहाँ पे x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे y भी चेंज होगा, x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। मतलब जो रेट है x और y की चेंज होने का या रेट ऑफ चेंज इन y जो y में चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में उसे dy बाई dx बोलते हैं। अगर यहाँ पर बात करें कि अगर फंक्शन दिया गया है जैसे कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ x एंड y, अगर इस तरह का आता है तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास दो हैं या बोले तो ग्रेटर देन 1 है। तो इस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल निकालते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल क्या होता है? ZX भी निकालेंगे, यहाँ पे ZY निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ZX क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन Z। यहाँ पे Y में चेंज हो रहा था, यहाँ पे Z पे चेंज हो रहा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन X में जो Y में जो चेंज हो रहा है, Z में जो चेंज हो रहा है X को चेंज करने से, लेकिन कीपिंग Y एज कांस्टेंट लेंगे, Y कांस्टेंट लेंगे। और जब यहाँ पे Z और Y निकालेंगे तो रेट ऑफ चेंज इन Z विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन Y कीपिंग X एज CTS। यहाँ पे X को कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बोले कि जैसे कि आ जाता है जैसे टोटल डेरिवेटिव आ गया, टोटल डेरिवेटिव क्या है? तो ये क्या होता है? ZX dx प्लस का ZY dy। इसको किस तरह लिख सकते हैं? डेल f ओवर डेल x dx प्लस डेल f ओवर डेल y dy। इसमें क्या x को जो f है रेट इन चेंज इन f विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कीपिंग y इज कांस्टेंट, और डिफ्रेंशिएशन जो होगा लास्ट में डेल्टा चेंज करेंगे x का, ठीक है। तो ये जो होता है टोटल डेरिवेटिव, ये होता है पार्शियल, वो होता है ऑर्डिनरी, ठीक है। अगर बात करें एक आता है पार्शियल डिफरेंशियल, एक होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, एक आता है डिफ्रेंशिएशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है, ये डेरिवेटिव dy ओवर dx। इसमें क्या होता है? ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। PDE में क्या होता है?
PDA में y इज इक्वल टू यहाँ 0 होता है, यहाँ x इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे एक ZX निकालते हैं, एक ZY निकालते हैं। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन Z विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कीपिंग y एज कांस्टेंट। ये क्या होता है, रेट इन चेंज इन Z विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y कीपिंग x इज कांस्टेंट, ये होता है। ठीक है, और इसमें क्या निकालते हैं, ये जो होता है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ सरफेसेस को, फैमिली ऑफ सरफेसेस को। ठीक है, और ये डिफरेंस ये जो करता है ये फैमिली ऑफ कर्व्स को करता है, ये भी फैमिली ऑफ कर्व्स को करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट पे 2 स्ट्रेट लाइन है, एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो हमारे पास डेरिवेटिव्स निकलते हैं वो बताता है। और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो किसी पॉइंट में किसी स्ट्रेट लाइन से जा रहे हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी मतलब स्ट्रेट लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन से जाएं और वहाँ पे वो एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन लेंगे तो रेट ऑफ चेंज एट एनी पॉइंट एट स्ट्रेट लाइन पे अगर ये मिल जाता है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है। और जब ये डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ये किसी एक पॉइंट पर किसी भी कर्व से, कोई एनी कर्व कोई भी कर्व, रेट ऑफ चेंज ऑफ अलोंग एनी कर्व, कोई भी कर्व से जाएंगे, अगर ये एग्जिस्ट कर जाता है इसका मतलब जो है कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर गया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर गया। लेकिन अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्शनल भी होगा और ये डिफरेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है तो उससे हम बोल सकते हैं कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया पार्शियल क्या होता है और ये क्या होता है। ये क्वेश्चंस में आता है नेट में कि इसके वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये तीनों अगर तीनों अलग अलग निकालने बैठे तो बहुत टाइम लग जाता है, जिससे कि हम क्या करते हैं सीधे पार्शियल पहले निकालते हैं। अगर वो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकते हैं। कि अगर नहीं करा तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये रिज़ल्ट जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है अक्सर आते हैं। इसमें क्या करना है, अब एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नहीं लेते हैं, बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होनी चाहिए, पहले एक तरीका बताते हैं कि इसमें dy/dx होना ही चाहिए, ये कंफर्म है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, या तो y हो या y कोई फंक्शन हो, x हो कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका होना मस्ट है। अगर ये नहीं होगा, ये nth डेरिवेटिव की बात हो रही है, जितने डेरिवेटिव उसका होगा उसके डेरिवेटिव होना ही चाहिए ऑर्डर का, ये ऑर्डर बताता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल dy/dx is equal to 1 plus y square upon 2 factorial plus y cube upon 3 factorial plus and so on। और एक लेते हैं dy/dx is equal to e to the power y। अब बोलें कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने बोला क्या, dy/dx होना चाहिए है, इक्वेशन होने के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए है, और या तो फंक्शन हो x का या तो फंक्शन हो y का है। लेकिन इक्वेशन जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो इक्वेशन नहीं होती है। मतलब जब ये इक्वेशन नहीं है तो ये ODE भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये नहीं है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स, independent variables and
द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं, या 10 तक ले लेते हैं या 8 तक ले लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब सीधी सी बात है, इसमें क्या, एन इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव जिसमें आ जाए, या ये दोनों अगर ना भी आए, सिर्फ यही आ जाए, तो भी वो हो जाती है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। या बोले ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बोले कोई ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इस तरह से ये बनती है। ठीक है, और ये क्या होती हैं, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो ग्रेटर देन 1 होते हैं, 2 पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। अगर इज इक्वल टू 1 होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ODE बनती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लिए थे वो f(x) लिए थे। ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू f(x), मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ 1 था। यहाँ पे हमने z इक्वल टू z लिया था, या फिर f(x, y) वहाँ पे लिया था, यहाँ पे 2 लिए थे, एक से ज़्यादा लिए थे, तो यहाँ पे क्या बनता है, PDE बनता है। ये अगर एक रहेगा वेरिएबल इंडिपेंडेंट तो ODE बनेगी, एक से ज़्यादा रहेगा तो PDE बनेगी। ODE में यहाँ पे 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल 1 से ज़्यादा है। जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ 1 रहेगा वहाँ पे सिंपल ODE बनेगी, जहाँ पे 1 से ज़्यादा आ जाएंगे वहाँ सिस्टम ऑफ ODE बनेगी। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से कैटेगराइज होता है, जहाँ पे PDV ग्रेटर देन 1 होते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 1 होते हैं, यहाँ पे सिंपल PDE बनती है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ PDE बनती है। हमें क्या पढ़ना, हमें सिर्फ ये और ये पढ़ना है। हाँ, तो हमें ये समझ में आ गया। हमें करना है, हमें देखना है जो इक्वेशन होती है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मिलके बनी होती है। जैसे कि मैंने बताया उसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, ये सब होता है। और इसका एक एग्जाम्पल है, x² + y² = r²। ये क्या है, ये जो है सर्कल, अगर सिंपल लैंग्वेज बोले तो ये सर्कल है। अगर हम बोलें कि हमें इसका जो है ODE निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x + 2y y' = 0 आ जाएगा, तो x प्लस का y' = 0। ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। इसमें क्या, अगर हम r की जो रेडियस है चेंज करते जाएंगे तो हमें अलग अलग सर्कल्स मिलते जाएंगे, तो इसे बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, ये दोनों सेम है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो जैसे कि अगर हम जाते हैं घर पे खाना बनाएं तो उसमें क्या करते हैं, सीधे दाल लिया चावल लिया मिला के खा लिया, लेकिन जब कोई गेस्ट आता है तो उसको अच्छे से सर्व करते हैं। तो ये हमने घर में खाया और ये गेस्ट वाला है। ठीक है, दोनों है सेम लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल में होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में होता है, ऐसे ये ODE में होता है। ठीक है, अगर बात करें तो ये इसका सॉल्यूशन है एक तरह से।
अगर बोले तो ये फिर एग्जांपल ले कि एक तो होता है वेरिएबल, ठीक है, एक होता है वेरिएबल नहीं कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, दोनों में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। इसमें क्या कांस्टेंट क्या नॉर्मल नंबर हो सकते हैं 5, 7, 6 कुछ भी हो सकते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या C ले लेंगे या हम A ले लेंगे या B कोई ऐसे नंबर ले लेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या तो इनकी जगह कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं और ये जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं नॉर्मल, ठीक है। हमारे ODE में हमें ये तो अलाउ हैं लेकिन ये अलाउ नहीं है, ठीक है। हमारे ODE में ये अलाउ नहीं होते हैं, ये अलाउ होते हैं। बात करें तो अगर हम एग्जांपल देखें तो y डबल डैश प्लस का y इज इक्वल टू 7 और वाई स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू c माइनस 8 मान लें, तो ये जो है हमारी ODE हो जाएगी। ये ODE है लेकिन ये ODE नहीं है, क्यों, यहाँ पे C है। जब तक इसको हम एलिमिनेट नहीं कर देंगे जब तक ये हमारी ODE की कैटेगरी में नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं पहले कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंस समझ में आया। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे एक y इज इक्वल टू C1x प्लस का C2 प्लस का C3x क्यूब, इस तरह का एक इक्वेशन दी गई है। अब हमें इसको बनानी है ODE बनानी है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसे कांस्टेंट गिनेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या, 1 2 3 3 आया, इसका मतलब है हमें इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमें इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और फिर जो हमारे पास जब 3 बार एक बार डिफरेंशिएशन ऐसा करेंगे तो y डैश आएगा कुछ, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर तिबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास कितनी 1 2 3 4 इक्वेशन आ जाएगी। मतलब अगर हमें n आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए जाएंगे तो हमें इक्वेशन कितनी n+1 इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। और उसमें n+1 भी मतलब जो लास्ट वाली इक्वेशन होगी उसको हमें ज़रूर लेना है। अगर इसको हम नहीं लेंगे तो इसका मतलब हमारी कभी ODE या डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। क्या करना है पहले, जैसे कि ऊपर वाले में देखते हैं हमारे पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, सिर्फ एक है r, तो हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये अपने आप एलिमिनेट हो गया तो यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये हमारी ODE बन गई। अगर हमारे पास यहाँ पे r रह जाता तो हम क्या करते हैं, तो फिर से मैं एलिमिनेट करते हैं, जैसे मैं एलिमिनेट करते तो हमारी ODE बन के तैयार हो जाती, ठीक है। तो ODE बनाने का ये तरीके होते हैं, समझ में आया। जैसे कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, कौन सा एग्ज़ाम्पल लें जिसमें 2 कांस्टेंट हों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल लेके बताते हैं या फॉर्मेशन करके बताते हैं कि इसको किस तरह से किया जाता है या किस तरह फॉर्मेशन, जैसे ये 12th की क्लास की है, इसका आपको आता ही होगा कि फॉर्मेशन कैसे होता है। जितने अगर कांस्टेंट दिए जाते हैं हमको, जितने हमें कांस्टेंट दिए जाएंगे उनको हम काउंट करेंगे, फिर उतने बार बिना सोचे समझे हमें 3 बार, जैसे कि 3 दिए गए थे तो यहाँ पे बिना सोचे समझे हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। जैसे 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 4 इक्वेशन मिलेंगी। 4 इक्वेशन में जो लास्ट वाली इक्वेशन हमें मिलेगी, जितनी बार हमने जितना नंबर था, ये हमारा ऑर्डर बताएगा, ये हमारा ऑर्डर बताता है। इस वजह से इसको हमें जो तीसरी बार डिफरेंशिएट हमने किया है उसको इक्वेशन को हमें ज़रूर लेना है, उसमें से सारे 1 2 3 नंबर्स एलिमिनेट कर देंगे। जैसे हम एलिमिनेट करेंगे हमें अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ये है प्रोसेस करने का। वैसे आपने इन सबको 12th क्लास में किया होगा, आपको याद भी होगा।
उसको एक बार में रिवाइज भी करा दिया है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आगे और भी सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि सिस्टम ऑफ ओडी कैसे करते हैं, उसके कांस्टेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो किस तरह हटाते हैं, और ये सारे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक आता है बीवीपी टाइप का लास्ट में, जो है इन बीवीपी जो है इस तरह के क्वेश्चन हमारे नेट में बहुत पूछे जाते हैं गेट में, तो इस तरह क्वेश्चन हमें करने हैं। और हमें पिकार्ड्स देखना है, ये हमारे बहुत काम के हैं, इन सबको हमें देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।